Hello students, better let us start with the next chapter of chemistry, D and F block elements. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पहले हम स्टडी करते हैं. व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो बेटा जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो इस तरह से कुछ इसका नज़र आता है. इस तरफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेंशन्ड होते हैं, इस तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेंशन्ड होते हैं और ये बीच में होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसमें थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसीडर करते हैं, राइट. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के बीच में आते हैं, ठीक है. तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, बट एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं. सारे ट्रांजिशन नहीं होते, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है. जैसे अगर हम इस कॉर्नर में बात करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक, कैडमियम, मरकरी बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे, और उनके कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो हम वो ट्रांजिशन में नहीं काउंट करेंगे. जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स में मानते हैं, ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होंगे. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पहली बात, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट लाई इन द डी ऑर्बिटल. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में लाई करता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं. ये इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक होते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये बात होती है कि वो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है वो ट्रांजिशन होते हैं. लेकिन अगर कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो फिर वो ट्रांजिशन नहीं काउंट करते. तो मैंने बताया एक्सट्रीम एंड पे हमें जिंक, कैडमियम, मरकरी मिलेगा, वो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 in the periodic table, they are also called transition elements because they are present between S and P block. इसमें मैंने देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करनी है ना, तो आप ये मान के चलो कि इसकी रग रग में एक्सेप्शंस आएंगी. जगह जगह पे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगी, हर बात में एक्सेप्शन मिलेगी. तो वही बात आई है, ट्रांजिशन है लेकिन फिर भी इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको हम ट्रांजिशन भी नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? बोलो बोलो. हाँ, क्योंकि इसके जो 3D ऑर्बिटल्स हैं फुली फिल्ड है. जहाँ इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे डी ऑर्बिटल्स, वही जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे. जिंक, कैडमियम, मरकरी उस एक्सेप्शन में भी आ जाएंगे, उसकी एक्सेप्शन हो जाएगी, ठीक है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं. मेन बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वो किस शेल में जाएगा? डी ऑर्बिटल में जाएगा, आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल में जाएगा. उसी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है. इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो बेटा. यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी, आपको याद रहेगा. ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट. अब यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं. अब क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इट एंटर द आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल. जैसे निकल का जो एटॉमिक नंबर है 28. कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 3d8 4s2. आपके 11th में आपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया हुआ है, ठीक है. आर्गॉन 18 और 28 है ना, तो 18 में देन ये 28 कंप्लीट हो गया. 18 + 8 + 2, ठीक है. अब पहली बात आती है, ये क्या हुआ? ये 3D पहले 4s बाद में, है ना. तो 3D पहले क्यों और 4s बाद में क्यों, राइट. तो इसमें 3D का है कि जो एज पर अबव प्रिंसिपल जो एनर्जी लेवल है, जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होते हैं. 4s2 पहले फिल हो गया, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, है ना. तो 3D में तो कंप्लीट नहीं है ना. तो ऐसा क्यों होता है? तो एज पर हायर एनर्जी लेवल जैसे जैसे हम जाते हैं तो ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, ठीक है. अब इसको अगर हम स्टडी करते हैं कि 2s सबसे पहले फिल हुआ, देन 2p हुआ, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना. देन 3s2, 3p,
6, then 4s. 4s 2 3d में हाफ फिल्ड है ना, तो 3d जो है वो 4s से ऊपर आ रहा है ना, तो 3d यहाँ 4s पहले कम्प्लीटली फिल हो गया, राइट। तो एज पर हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो इसका मतलब 4s से ऊपर 3d आ गया है ना, तो 3d के बाद में फिल हो रहे हैं, 4s पहले फिल हो गया। ये वही हम अफबर्ग प्रिंसिपल लेते हैं, तो वो क्या होता है n+l, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल 3d में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, एजिमुथल क्या हुआ n-1 दैट इज 2, तो एनर्जी लेवल 5। तो इसमें 4s में n4 s 0, n-1 होता है ना, n-1 दैट मीन 0, तो ये आया 4। तो हायर किसका हुआ 3d का, तो 3d बाद में फिल होगा, 4s पहले, ठीक है। लोअर टू हायर एनर्जी लेवल फिल होते हैं। Orbitals are always filled in the order of their increasing energy levels, ठीक है। तो इसलिए इसमें 4s पहले फिल हो गया और बाकी 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाद में 3d ऑर्बिटल में फिल होते हैं। 6 नहीं सॉरी 8 3d 8 है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन बाद में फिल हुए, ये ठीक है। यही जो बात अभी मैंने बताई है, इसको कैसे राइट डाउन करना है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन विच हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में जो इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द d block elements are transition, but zinc, cadmium and mercury are not regarded as transition elements. zinc, mercury को हम क्यों रिगार्ड नहीं करते एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट? वाई दे आर नॉट रिगार्डेड एज? बिकॉज इनकी आउटरमोस्ट शेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड होती है। जिंक में 3d10 है, कैडमियम 4d10 है, मर्करी 5d10 है। तो अगर d शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो तो जिसके पास ये तो क्या होगा, ये ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये तो वही होगा, ये तो स्टेबल है भाई, इनको किसी से दोस्ती नहीं करनी, ना देने के लिए ना लेने के लिए, ये कम्प्लीटली फुली फिल्ड है, तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ये किसी से कुछ नहीं लेने देने का काम जल्दी करेंगे। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि इनकी d ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है, ठीक है, फुली फिल्ड है। तो दीज आर कंसीडर्ड एज d ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। d ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड in zinc, cadmium and mercury, so they are not regarded as transition metals, right? तो अब क्वेश्चन बात आती है कि ये इतना बड़ा चैप्टर बनाया क्यों दुखी किया बच्चों को? क्या ज़रूरत थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाने की? अरे भाई, जब कहते हो गोल्ड का ये चाहिए, सिल्वर का वो चाहिए, प्लेटिनम भी अच्छा लगता है, ज्वेलरी लेनी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ये सारी तो डी ब्लॉक में आ रही हैं। इंडस्ट्रियली यूजफुल मेटल्स की बात कर लो, आयरन जिंक कॉपर मैग्नीशियम टाइटेनियम, सारे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हैं। तो कैसे चलेगा गुजारा केमिस्ट्री में बिना डी ब्लॉक एलिमेंट्स के? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो पढ़ना बनता है, ठीक है। तो लेट अस स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, से हेलो टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इतने सारे मेटल्स और वो भी सीरीज में याद करना पड़े तो भाई बहुत दिक्कत है। मेरे को तो खुद याद नहीं होता ऐसे सीरीज, तो कैसे याद करें? हम ऐसे करते हैं, मामरी टिप बनाते हैं, उस मामरी टिप में देखो झट से याद होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? साइंस टीचर वीना कौर, यहाँ नेहा मैम नहीं है, वीना कौर है, याद रखना। साइंस टीचर वीना कौर मांगे फिर कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अब वीना कौर क्या मांग रही है? कोबाल्ट मांगे फिर कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अब देखो, साइंस SC स्कैंडियम टाइटेनियम वानी वेनेडियम
कॉर क्रोमियम मांगे मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट का कोबाल्ट आ गया, निकल का निकल आ गया, कॉपर का कॉपर आ गया और जिंक का जिंक आ गया। हो गया लर्न। तो एक लाइन आपको बेटा लर्न करनी है और देखो एकदम से झट से डी ब्लॉक एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे। साइंस टीचर वीना कौर मांगे फिर कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ओके। तो बेटा जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिमिलैरिटीज हॉरिजॉन्टल लाइन में ज़्यादा होती है, ठीक है, अलॉन्ग पीरियड ज़्यादा होती है, तो हम इसको अलॉन्ग पीरियड स्टडीज करते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टडी दिस डी ब्लॉक एलिमेंट इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो स्टडी करना है अगर डी ब्लॉक एलिमेंट तो पहली बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है, n-1 डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और n ये n-1 था, ये ns 1 से 2, मतलब ns में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन, s है ना शार्प, इसमें 2 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और d 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल सीरीज में क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटीज ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू ग्रुप्स वर्टिकल सीरीज, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी स्टडीज़ को हॉरिजॉन्टली ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टडी करना। तो इसके अब डिफरेंट ट्रेंड्स को स्टडी करना, क्या क्या इसमें हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है भाई, इसमें आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, इसमें आता है डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, मेटालिक क्लस्टर, राइट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी बातें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करनी है, ठीक है। दे आर हार्ड, लो वोलेटाइल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी बातें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करेंगे। इसके अलावा और हमने क्या स्टडी करना है, हमने स्टडी करना है एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, magnetic properties, catalytic properties, formation of colored ions, complex ion and interstitial compounds। ये सारे अब हम ट्रेंड्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट ट्रेंड, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको साथ साथ बेटा स्क्रीनशॉट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? लेट अस कम टू द नेक्स्ट। तो अब हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव गुड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उसकी तारें खींची जा सकती हैं। मैलिएबिलिटी कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, उसकी चादरें बनाई जा सकती है उसको बीट करके। देन मेटालिक क्लस्टर, दे हैव अ मेटालिक क्लस्टर, चमक होती है उनकी मेटल्स में। हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, they are good conductors of electricity, have one or more typical metallic structures at normal temperature। normal temperature पर कई metallic structures भी होते हैं, except zinc, cadmium, mercury and manganese। manganese इसलिए क्योंकि manganese में 3d5 होता है, that means half filled। ये तीनों fully filled orbitals वाले होते हैं, ये half filled वाला orbitals होता है। इनको छोड़ करके इनमें जो है different metallic structures हो सकते हैं। then उसके बाद आता है वेरी मच हार्ड एंड लो वॉलेटिलिटी। ये हार्ड होते हैं, कम वॉलेटाइल होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। देन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जैसे आइस होती है ना, अगर आइस को हम पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें वी नीड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, तो हमें उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो बॉन्ड्स ब्रेक हो सके। उसी तरह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें अल्टीमेट शेल होती है, देन पेनल्टीमेट शेल होती है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। दिस इज अल्टीमेट वैलेंस शेल, दिस इज पेनल्टीमेट शेल, दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। तो वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। क्यों?
और जितने ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होंगे उतना उनको मेल्ट करना मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हुए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, राइट। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, उतना ज़्यादा उनको ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे? 3d5 क्रोमियम मैग्नीज, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि डी में 5 शेल्स ऑर्बिटल्स जो होते हैं और एक में 2 आ सकते हैं। तो इसमें 3d6 जैसे 3d6 होता है तो वहाँ एक पेयर्ड हो जाता है, इस तरह से होता है ना। जैसे ये है 1 2 3 4 5, तो एक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 5 अनपेयर्ड। तो ये मैक्सिमम अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन केस ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। पर जैसे आयरन आएगा तो आयरन में अब ये 6 है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले 5 इसमें फेल हो गए, देन 1 2 3 4 5, तो हर किसी में एक और एक इसमें ऑर्बिटल होगा जिसमें पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, 6 हो गया ना, तो 4 अनपेयर्ड रह गए, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी इनमें, ठीक है। नंबर 2 पे आता है अटोमिक साइज। अटोमिक साइज डिपेंड करता है उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जितना वो अट्रैक्ट करेगा ये उतना इलेक्ट्रॉन पास होगा, उतना साइज छोटा होगा। और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसके बीच में ये आ रही हैं, ये स्क्रीन्स आ रही हैं। अब जितनी नंबर ऑफ स्क्रीन ज़्यादा होगा उतना साइज बड़ा होगा, ठीक है ना। अब एटॉमिक साइज जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव की क्या अट्रैक्शन है, नंबर 2 स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है। अब जैसे एक बात करते हैं कि अगर क्लास में टीचर के जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल यहाँ है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेट इट बी कि यहाँ पे है, तो इसका साइज़ छोटा होगा ना। अगर वो दूसरे बेंच पे बैठा है तो ये साइज़ बड़ा हो गया, तीसरे बेंच पे बैठा है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई? कम होगी ना, क्योंकि बीच में ये स्क्रीन्स आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसके कारण साइज़ बड़ा होता है, और अट्रैक्शन है जो उसके साइज को छोटा करती है। अब एटॉमिक साइज क्या होना है ये इन दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको कैसे लिखना है? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। अच्छा, अब मैंने अभी बताया कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। अब जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो नहीं बढ़ती, बढ़ता क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? अब आपको एक सिंपल यही बात बताती हूँ। लेट इट बी देयर इज एन एटम, एक एटम है, ठीक है। तो ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आउटर मोस्ट में क्या है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक नॉर्मल लेट इट बी की फर्स्ट शेल में 2 हैं और दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब सेकेंड में क्या होगा? अब यहाँ एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब शेल वही की वही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। पहले 1 था, अब हो गए 2। अब यहाँ 2 नेगेटिव चार्जेस हो गए ना, तो उतने ही 2 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अब यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी होगी उसे और अपनी ओर खींचेगा, तो शेल जो है वो और पास हो जाएगी, ठीक है ना। पास होगी तो साइज क्या हुआ? रिड्यूस कर गया, रिड्यूस कर गया ना। अब तीसरा केस लेते हैं। अब इसमें जैसे 2 थे अब 3 कर दो। लेट इट बी कि यहाँ पर 3 है, पहली शेल वहाँ पे भी पहले फर्स्ट शेल वैसे फर्स्ट शेल थी, देन सेकंड शेल में 3 है। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्जेस। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर फिर जेड इफेक्ट, मतलब न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा बढ़ गया। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियस ने और उसे अपनी ओर खींचा, तो क्या हुआ? साइज और छोटा। तो जैसे हम
पीरियोडिकली बात करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स उतनी की उतनी रहती हैं, लेकिन चार्ज धीरे 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 बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ रहा है तो हिसाब से साइज कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, ठीक है ना। ज़्यादा खींच रहा है वो उसे ज़ोर से न्यूक्लियस अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज़ का छोटा होना तो बनता है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि साइज़ जो है वो जैसे हम आगे उसको एज पीरियोडिकली लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो साइज़ जो है इट शुड डिक्रीज, तो डिक्रीज ही होना चाहिए जैसे, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन चार्ज धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो चार्ज बढ़ता है। लेकिन हैं तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स भाई, कैसे बराबर तो चलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो ये छेड़खानी करते रहेंगे। तो यहाँ बात करते हैं बात आयरन की, कोबाल्ट की और निकल की। यहाँ आके सब गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है, इनका साइज तो अरे भी बराबर जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं कम हुआ, इलेक्ट्रॉन तो बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो जैसे आयरन की बात करें तो 3d1 था, सॉरी 3d6 था, और कोबाल्ट की करी बात 3d7, निकल की बात करी 3d8। इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो फिर चार्ज भी तो बढ़ना चाहिए, चाहे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो चार्ज का बढ़ना पक्का है। तो फिर साइज बराबर क्यों, कौन सी चीज़ है जिसने साइज को कम करने से रोक दिया। अब देखो, अब इसी कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो आयरन है 3d6 4s2, आयरन की बात करी तो 3d6 4s2। अब 3d6, अब वही ऑर्बिटल्स पे आ जाओ, 5 3d ऑर्बिटल पे क्या होता है, 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। 3d6 सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सब में, चला गया, ओके, एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब 6 छेवा कहाँ जाएगा भाई, और तो कमरे हैं नहीं इसके पास, इसी में एडजस्ट होगा। अब ये हो गया, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या जो अनपेयर्ड था वो पेयर्ड हो गया, ठीक है। अब 6 पूरे हो गए। अच्छा तो फिर अब क्या हुआ, अब देखो, अब जो अट्रैक्शन हो रही थी ना, चार्ज बढ़ने से एक अट्रैक्शन हो रही थी, है ना, चार्ज बढ़ रहा था अट्रैक्शन हो रही थी, चार्ज बढ़ रहा था अट्रैक्शन हो रही, लेकिन जहाँ ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो क्या होना है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ने क्या करना है, धकेलना एक दूसरे को पास से। भाई भाई की लड़ाई ज़्यादा होती है ना, भाई बहन तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहन तो बेचारी सियानी होती है, कहाँ लड़ती है, नहीं लड़ती। तो भाई भाई तो आपस में छोड़ते नहीं एक दूसरे को। तो वही बात है कि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, डोंट टेक इट अदरवाइज, भाई समझा रही हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया ना, अब नेगेटिव नेगेटिव ने क्या करना है, एक दूसरे को फेंकना है दूर, रिपेल करना है। तो यहाँ रिपेल करेंगे, एक तरफ चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, दोनों की शक्ति बराबर है, एक को अट्रैक्ट करने की, दूसरे को रिपेल करने की। तो साइज क्या रह रहा है, वो उसे अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन उसे दूर धकेल रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ रही है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन धकेल रही है, लेकिन न्यूक्लियस उसे अपनी ओर खींच रहा है, तो दोनों की शक्ति बराबर हो रही है, बराबर हो रही है, तो साइज क्या, साइज बराबर, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है आयरन में, कोबाल्ट में और निकल में, यहाँ पे भी पेयरिंग हो रही है, यहाँ चार्ज भी बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, लेकिन पेयरिंग भी हो रही है। अब यहाँ 7 है तो यहाँ पर एक और पेयर बन गया, चार्ज भी बढ़ा है तो इधर रिपल्शन भी तो बढ़ गई ना, रिपल्शन भी बढ़ गई, चार्ज भी बढ़ गया, रिपल्शन भी बढ़ गई, दोनों बराबर वो कर रहे हैं। क्या टग एंड वॉर होती है ना, उसी में होता है ना, दोनों एक तरफ जोर लगा रहे हैं, तो वहीं का वहीं साइज रह जाता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। सेम निकल में होता है। अब ये तीनों जो होते हैं फ्रेंड्स, इनमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी शुरू हो गई, और जितना चार्ज बढ़ता है उतना रिपल्शन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसके कारण साइज क्या रह जाता है, सेम का सेम, है ना इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अब वही बात है, इसको कैसे हमें लिखना है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स इन d ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल टेक प्लेस, इट स्टार्ट्स causing बिहेविंग लाइक अ स्क्रीनिंग इफेक्ट। और वो जो रिपेल कर रहे हैं ना, ये खुद ही अपनी स्क्रीन्स बनते जा रहे हैं, जहाँ ये बन गए ना, ये रिपल्शन रिपल्शन होगी, ये यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, कोई शेल नहीं आ रही, पर ये खुद ही जो बीच में टांग अड़ाएंगे,
उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट करेंगे। अब वो आगे उसको जाने से रोकेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकेंगे। जो जो पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग ये खुद ही स्क्रीन्स बन रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यही जो है उसे पीछे धकेल रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रिपेल। अब एक तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिपेल कर रहा है। ऑन द होल क्या होता है, साइज रिमेन सेम, टगवार हो रही है, एक वो उधर कर रहा है, एक अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दूर कर रहे हैं। जितनी वो खींचने की शक्ति लग रही है उतनी दूर करने की कर रही है, तो कुल मिला के साइज वहीं का वही रह जाता है। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना बताते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक्सेप्शंस ही भरी हुई हैं और ज़्यादा मज़ा आता है करके। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है दोस्त। इतने से कैसे चलेगा? ठीक है, मान लिया कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं साइज़ कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, यहाँ आके हो गया बराबर, क्योंकि अब बराबर की जो ज़ोर लगा दिया, जितना न्यूक्लियस ने ज़ोर लगाया खींचने के लिए, उतना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने उसे दूर करने के लिए लगा दिया, तो साइज़ हो गया बराबर। पर इससे भी ऊपर बात तब हो जाती है जब साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। मतलब एक्सेप्शंस तो यहाँ तक हैं कि मज़ा आ जाता है कि देखो, अब निकल से कॉपर का साइज़ कम तो क्या होना था, बराबर तो क्या होना था, तो बढ़ गया। ये क्या हुआ, कॉपर का बढ़ गया, जिंक का भी बढ़ गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ज़्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ज़्यादा से अब जो रिपल्शन का इफेक्ट था वो अट्रैक्शन के इफेक्ट से भी ज़्यादा हो गया, तो साइज अल्टीमेटली बढ़ गया। तो कॉपर और जिंक में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से, जिसके कारण साइज बढ़ गया। तो है ना मज़ेदार। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट, अलोंग द ग्रुप। अभी तो हमने उसको स्टडी किया एज पर लेफ्ट टू राइट, अलोंग हॉरिजॉन्टली। अब हम वर्टिकली स्टडी करेंगे अलोंग ग्रुप। तो ठीक है, अब हम इसको अलोंग द ग्रुप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जैसे अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाने का मतलब क्या, ये मैं बना के दिखाती हूँ। तो अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे, एक था, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे। तो जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है ना, यही तो था हमने पढ़ा कि जैसे अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। ठीक है, अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं बढ़े थे, ऑर्बिटल्स उतने के उतने रहे थे। क्या बढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े थे, जिसके कारण क्या बढ़ा था, जेड इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था। ठीक है ना, बट इस केस में अब तो भाई ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं, अब तो स्क्रीनिंग बढ़ रही है, अब तो साइज का बढ़ना जायज़ है ना। तो यहाँ पर अब क्या होता है, चलो अब देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे कैसे मानेंगे, इतनी जल्दी थोड़ी वो सारी बातें मान जाते हैं। तो चलो, स्कैंडियम से ज़्यादा यट्रियम, देन लेंथियम। तो ये साइज बढ़ रहा है, बढ़ना बनता है। ठीक है, इधर इधर भी साइज बढ़ गया, इधर भी साइज बढ़ गया। फर्स्ट और सेकंड सीरीज तो बहुत आइडियल है, बिल्कुल बात मान रही है, ऑर्बिटल्स बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है। लेकिन 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 है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे कैसे चलेगा भाई। यहाँ पर आकर साइज बराबर, सेकंड सीरीज थर्ड सीरीज देखो, यहाँ पर साइज बिल्कुल बराबर आ गया। ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ होगी ना। तो ये क्या हुआ, ये साइज क्यों बराबर आया, अब तो ऑर्बिटल्स बढ़े, स्क्रीनिंग बढ़ी, तो साइज भी बढ़ना चाहिए था। तो साइज ना बढ़ने का क्या कारण हुआ, साइज ना बढ़ने का कारण ये हुआ जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड, अरे ये क्या नई वाला आ गई बीच में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड में ये होता है कि एफ ऑर्बिटल फिल होना शुरू हो जाता है बिफोर डी ऑर्बिटल। अब एफ ऑर्बिटल की क्या खासियत है कि इनका यार शील्डिंग इफेक्ट कुछ नहीं होता, ये बहुत मानो कि जैसे हम कहें कि थिन हम वो कर्टन्स लगा दें कि सब कुछ नज़र आ रहा है उसमें, उसमें ज़्यादा जो न्यूक्लियस है उसकी इफ़ेक्ट को अट्रैक्ट करने की पावर को रोक नहीं पाता ये, राइट। तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगी,
अट्रैक्शन बढ़ेगी तो कंट्रैक्शन बढ़ेगी, मतलब जहाँ तो उसको ऑर्बिटल्स बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए वहाँ कंट्रैक्शन भी हो रही है। कंट्रैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि एफ ऑर्बिटल बीच में आ गया। एफ ऑर्बिटल की क्या कहानी है कि वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका है नहीं ज़्यादा। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, साइज फिर बराबर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपना जलवा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, सो साइज शुड इंक्रीज फ्रॉम सेकंड टू थर्ड साइज। बट थर्ड सीरीज में क्या है, साइज जो है इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन होता क्या है, साइज जो है वो फोर्थ टू फिफ्थ सीरीज में ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट येट्रियम शो इक्वल साइज। ये तो इक्वल शो करता है, लेकिन यहाँ पर साइज जो है वो इक्वल आ गया। ये यहाँ इंक्रीज करता है, येट्रियम टू लैंथियम यहाँ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ एफ ऑर्बिटल आया ही नहीं। यहाँ एफ ऑर्बिटल डी से पहले नहीं फिल होता, इसीलिए इस केस में साइज बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एफ ऑर्बिटल आ गया डी से पहले, जिसके कारण लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ गया और साइज बन गया बराबर। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेट अस स्टार्ट विद द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। स्क्रीनशॉट कर लीजिए अलोंग द ग्रुप का, स्क्रीनशॉट कर लिया, देन ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर हम स्टार्ट करते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इट इज़ द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स बिफोर 5d ऑर्बिटल्स। क्योंकि जो f ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव इलेक्ट्रॉन्स, देयर इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वो ज़्यादा उसका रास्ता नहीं रोकते। मैंने बताया ना, इसको एक सपोज करो तो ट्रांसपेरेंट थिन कॉटन, वो जिसका कोई, जो कि न्यूक्लियर चार्ज को ज़्यादा रोक नहीं पाता, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जिसके कारण साइज जो है वो डिक्रीज करता है, शील्डिंग नहीं ज़्यादा करता है। लेकिन बात येट्रियम टू लैंथियम की करें तो यहाँ साइज इंक्रीज होता है, मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि एफ जो ऑर्बिटल है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो एफ ऑर्बिटल नहीं है तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो साइज का बढ़ना बनता है। ठीक है, तो आज यहाँ तक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो और आपने इन्जॉय किया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।